सवाल नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है ऐसी जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखो माना एक संख्या x है। ठीक है, मान लिया एक संख्या x है। ठीक है, देखो यदि मैं आपसे कहूं कि दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, इसमें मुझे 10 रुपये बांटने हैं। ठीक है, यदि मैं पहले को 3 रुपये दे दूं तो दूसरे को कितने दूंगा? ठीक है, दूसरे को 7 दूंगा। जाहिर सी बात है, कैसे आया? 10 में से 3 घटा दिया, टोटल में से 1 का घटा दिया तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो संख्या दे दी हमें, दो संख्या दे दी जिनका जोड़ तो है 27। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 27। और एक संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? यदि हमें दो संख्याओं का जोड़ दे रखा और उसमें से एक संख्या हमें पता है, तो दूसरी संख्या क्या हुए? दूसरी संख्या बराबर हुए जोड़ में से, जो भी हमारा जोड़ है दोनों संख्या को, उसमें से यदि हम एक संख्या को घटा दें तो हमारी दूसरी संख्या बचेगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या यह होगी। ठीक है, और कहा क्या? और गुणनफल 182 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या हो गया कि x की गुणा यदि हम 27 माइनस x में कर दें तो 182 आ जाए भाई। ठीक है, इस हल कर दो। x गुना 27 27x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 182। सबको इस तरफ ले आओ। 27, देखो ये माइनस का x स्क्वायर है, इसे आगे लिखो, प्लस के 27x है, इसे यहाँ लिखो, माइनस के 182 होंगे, उन्हें यहाँ लिखो और बराबर में 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 182 को इधर ले आए और बाकी क्रम से लिख दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, इम्प्लाइज। अच्छा, अब ये हमारा प्लस का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस का है तो माइनस से सबका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यदि इसका साइन बदलना तो सबका बदल दो। ये तो हो गया हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस के 27x, और ये हो गया हमारा प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, एक का साइन यदि हमें बदलना तो सबका बदलना पड़ेगा। इसका बदल दिया, माइनस से प्लस बन गया, ये प्लस से माइनस बन गया और ये माइनस से प्लस बन गया। ठीक है, और 0 का तो क्या ही बदलोगे, वो तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें खंड करने, 182 गुना 1 182 आ गया। 182 के ऐसे खंड करो जो 27 27 जोड़ के। ठीक है, तो 182 का देखो कैसे खंड कर सके हम। ठीक है, पहले तो इसके खंड ही कर लो, 2 नम 18 2 एकम 2। ठीक है, 7 से 13 बार, 13 7 91 बार, 13 एकम 13। ठीक है, हाँ यही होगी इसके खंड। ठीक है, तो हमें लाना 27, तो 7 दूनी 14। ठीक है, और 13, यानी कि 14 गुना 13 कितने हुए? 182, और 14 13 हुए 27, तो आगे खंड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे? 13 गुना 14, या फिर 27 को हम लिख देंगे 13 प्लस 14, या फिर 14 प्लस 13, कुछ ही लिख लो, एक ही बात, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 182 और बराबर 0। ठीक है, केवल 27 को हमने बदल दिया इस तरीके से, एक एक्स रह गया हमारा। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, फिर माइनस प्लस माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, इसे हल करो, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, हल नहीं करना भाई, हमें खंड बनानी, हल करके तो वही ऊपर वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो x कॉमन आ गया इन दोनों में से, और इन दोनों में से भी जो होगा देखेंगे। x माइनस 13 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन आया एक तो, और एक 14 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये तो x बचा यहाँ पे, जब 14 निकाल दिया, ये देखो 14 से कटे क्या? देखो माइनस भी निकाल रखा हमने, माइनस निकाल रखा ना इन दोनों में से, तो माइनस यहाँ से निकाला तो ये अंदर बचा प्लस का।
ऐसे ये प्लस का था तो इसमें से भी माइनस निकल रहा, तो कैसे बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो 182 में से 14 निकाल लिया, यानी कि 14 से भाग दो, 14 एकम 14, बची कितने 4 और 14 × 42, 13 बार कट गया बराबर 0। ठीक है, उसके बाद जो ब्रैकेट में है कॉमन x - 13 x - 13 x - 13 और जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है x - 14 बराबर 0। इसको हल करो, x - 13 बराबर 0 है या फिर x - 14 बराबर 0 है। ठीक है जी। अच्छा, इम्प्लाइज x बराबर 13 आ गया या फिर x बराबर 14 आ गया। ठीक है, यानी कि x के हमारे दो मान आ गए, या तो 13 आ गया या फिर 14 आ गया। ठीक है, अब x हमने किसे माना था, एक संख्या को। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से जब हम x को हटा देंगे, यानी कि यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 - 13। ठीक है, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है। ठीक है, 27 - 13 आया, ये 14 हमने यहाँ से नहीं लिखा, ये 14 कहाँ से लिखा हमने, 27 में से 13 घटा के। ठीक है, और यदि हम x बराबर 14 ले, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 है। 13 कहाँ से आया, ये आया 27 - 14 से। ठीक है, यदि हम पहली संख्या को x ले, यदि हमारा x बराबर 13 है तो 27 - x आ जाएगा 14। ठीक है, यदि हमारा x 14 है तो 27 - x आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, चलो आप देखो सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो जी, सवाल नंबर 4, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत कैसे हो गए, क्रमागत भी कहा और पूर्णांक भी कहा। तो पूर्णांक कैसे हो, पहले तो 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, 5 17 ये दोनों भी पूर्णांक है, लेकिन कैसे कहे, क्रमागत। क्रमागत का मतलब है जो क्रमशः हो, यदि 5 लिया तो दूसरा 6 होना चाहिए, यदि एक 17 लिया तो अगला 18 होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो क्रमागत के अंदर क्या संबंध है, यदि क्रमागत में केवल एक एक अंतर हो, यदि पहला 5 है तो अगला 5 + 1 होगा, एक का ही तो अंतर है क्रमागत पूर्णांक। यदि पहला x है तो अगला x + 1 होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे माने जाएंगे, x और x + 1। ठीक है, और जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, यही हमारा 365 है। यही हमारा सवाल था, इसी को हल करने से x आ जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना। तो देखो कैसे लिखेंगे सही, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x और x + 1 है। यदि आप y मान लेते हैं तो उसे y + 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, और स्थिति क्या दी कि जिनके वर्गों का योग 365 है, इसका वर्ग क्या होगा, x², इसका वर्ग क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर,
और इनके वर्गों का योग यानी कि बीच में जोड़, वही हमारा कितना 365। 365 ठीक है। ये स्थिति बन गई, इसको हल कर दो, उत्तर बन गया। हल करो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 2 और गुना एक्स 2x बराबर 365। यहाँ पे मैंने केवल इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है, पूर्ण वर्ग का। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 को इस तरफ ले आए, 1 माइनस 365 तो माइनस के 364 बराबर 0। समझे होगे इस चीज़ को। एक यहाँ पे प्लस का 365 इधर आके माइनस का बन गया, तो प्लस 1 माइनस 365 तो माइनस के 364 बच गए, ठीक है। उसके बाद अब देखो 2 से पूरा वो पूरा कट जाएगा, ये भी, तो 2 से पूरा काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, माइनस यहाँ से इसे 2 से काटो, 2 से 18 और 2 बराबर 0, 18 दूनी 36 2 दूनी 4, ठीक है। अब 182 के ऐसे खंड करेंगे जिनको घटाने या जोड़ने पे एक आता हो। अभी पिछले सवाल में ही हमने देखा 14 गुना 13 कितना हो, 182 हो, 14 3 42, 4 14 एकम 14 4 18, यही हुआ क्या। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे एक है एक्स के साथ, उसे ही हम क्या लिखेंगे 14 माइनस 13। यहाँ पे आप 13 माइनस 14 नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे -1 बन जाएगा, ठीक है। पिछले सवाल में तो 27 लाना था जोड़ के, तो 13 में 14 जोड़ दो या फिर 14 में 13, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ से हमें +1 लाना, तो आप बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, तभी प्लस का 1 बनेगा। और पीछे क्या है, x माइनस 182 बराबर 0। इसको हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों में से दो दो जोड़े बन गए, x कॉमन, x बचा प्लस 14, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस के साथ और भी कुछ कॉमन आ गया क्या 13, क्योंकि ये क्या है 14 गुना 13, तो -13 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, और ये 14 बराबर 0 बराबर इम्प्लाइज x प्लस 14 x प्लस 14 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 13, ठीक है, ये आ गया। इम्प्लाइज x बराबर माइनस के 14 और x बराबर माइनस के x बराबर, तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं करना, एक लाइन और बढ़ानी है भाई हमें, तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। या तो ये वाला खंड 0 के बराबर है या फिर ये वाला खंड 0 के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर -14 या x बराबर 13, ठीक है। अब देखो क्या बताया था, धनात्मक पूर्णांक बताया था, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक का मतलब है प्लस का, अब ये तो माइनस का आ गया, तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है। x बराबर -14 संभव नहीं है, तो x बराबर आ गया 13 ही संभव है, केवल यही संभव है, ठीक है, संभव है। समझ गए। अच्छा, समझ गए तो अगली संख्या बता दो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने थे हमने, x और x प्लस 1, x हमारा आ गया, तो अगला बता दो। लिख देंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, या फिर अतः अभीष्ट धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रम से 13 और 14 है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, चलो अब आ जाओ 5वें सवाल पे, ठीक है, पढ़ लो पहले। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार की ऊंचाई उसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। देखो जी,
सवाल नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज कैसा हो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता हो। ठीक है, मान लो इसका नाम ABC है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होगा, इसे 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण बोल रहे हैं। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, या फिर जिसे ऊंचाई भी बोलते हैं हम इसे ही, और ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है जी। अच्छा, क्या बताया कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। जितना हमारा आधार होगा, देखो पिछली बार भी बताया था एक सवाल में कि जिसके साथ तुलना की जा रही उसे ही कुछ ना कुछ मान देंगे। अब क्या बताया इसमें, इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार को ही आप x मान लो। ठीक है, आधार से 7 कम है ऊंचाई, इसे ही ऊंचाई बोल ले, लंब को ही। ठीक है, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, यानी कि x से 7 कम कितना होगा, x - 7। ठीक है। अच्छा, और क्या बताया, कर्ण है 13, कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए, यानी कि एक तो हमें पता ही है 13, यो और यो वाली बता दो। ठीक है, तो इसमें और कोई स्थिति तो दिख नहीं रही भाई, जैसे बाकी सवालों में बता देते थे कि दोनों के गुणनफल इतना है, या दोनों का जोड़ इतना है, या फिर दोनों के वर्गों का जोड़ इतना है, ऐसी स्थिति तो दिख नहीं रही। लेकिन हमें पता कि जब एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग हुए वो बराबर हुए आधार वर्ग जमा लंब वर्ग। ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये जो संबंध है तीनों भुजाओं के बीच में एक त्रिभुज के, इसे ही बोल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। अच्छा, तो ये स्थिति, इसी प्रमेय को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, लिखेंगे चूंकि कर्ण का वर्ग, या फिर उल्टा कर लो चाहिए, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। ठीक है, क्योंकि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले हमें ये काम भी करना था जो हमने इसमें चित्र में ही कर लिया। माना त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई होगी x - 7। माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी भाई, आपकी ऊंचाई होगी x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे हल कर दो। ठीक है, इसलिए आधार क्या है हमारा x का स्क्वायर, जमा लंब क्या है हमारा x - 7 का स्क्वायर, जमा बराबर ये वाला बराबर, और जमा कर्ण का स्क्वायर, जमा बोल रहा फिर बराबर 13 स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर दो, आपका x निकल के आओ। ठीक है, x निकलने के बाद आपका आधार बन गया वही x, और लंबाई जब बतानी हो तो उसमें 7 घटा दो तो आपकी लंबाई होगी। ठीक है, ये आपका घर का काम है, ये वाली चीज़। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, इसे मैं करा रहा। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि एक उद्योग है, ठीक है, जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करे। ठीक है, मान लिया 6 बर्तन 7 बर्तन, कुछ कितना भी होगा। एक विशेष दिन यह देखा गया, यानी कि एक खास दिन जाके देखा। ठीक है, क्या देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब नग का मतलब है सेट। ठीक है, देखो बर्तनों का सेट है, सेट हुआ बर्तनों का, आपने देखा हो डिनर सेट,
ठीक है। डिनर सेट में क्या हो, कई सारी तो प्लेट हुआ है, 4-5 प्लेट, फिर 4-5 कटोरी, और फिर 4-5 चम्मच, फिर उसमें 4-5 चाकू, 4-5 कंटे वाली चम्मच, और भी पता नहीं क्या क्या, गिलास भी हो गए उसमें, ठीक है, कटोरे वगैरह भी होते होंगे। इस तरीके से डिनर सेट हुए, ठीक है। और भी इसी तरीके से सेट हुए, ठीक है। जैसे जब शादी हो करे किसी की, ठीक है, लड़की की या लड़के की, तो लड़की के घर वाले जो है बर्तन दिया करे, ठीक है, वे भी बहुत सारे, एक मतलब पूरा सेट ही देख रहे हैं। उसमें परात भी होगी आपकी, कढ़ाई भी होगी, चमचे भिगोने और कुंचे वगैरह सब कुछ होंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से सेट हुए एक पूरा का पूरा, ठीक है। कुछ डिनर सेट हुए, कुछ बाकी तरह के सेट हुए, जो शादी में मिले वो अलग तरीके का सेट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें जो एक नग, यानी कि बनाए तो कई सारे सेट जाते होंगे उसमें एक दिन में, यूँ तो नहीं है कि सेट बनाया जाएगा, एक सेट बना दिया, एक सेट ये बना दिया, एक सेट ये, यूँ बना दिया उस फैक्ट्री में कई सारे सेट। अच्छा, एक जो सेट है उसकी निर्माण लागत, यानी जिसमें हमारा बनाने का खर्चा हुआ, लागत क्या हुआ है। देखो आप किसी मजदूर के पास गए, ठीक है, जैसे मिट्टी से बर्तन बना हुआ कुम्हार, उसके पास गए, ठीक है। अच्छा, मान लिया उसकी लागत एक मटका बनाने में, ठीक है, एक मटका बनाने में उसकी लागत 20 रुपये की है, ठीक है। 20 रुपये ज़्यादा बता दिया मैंने, ठीक है। मान लिया उसकी लागत 5 रुपये की है, मान लो लागत है 5 रुपये की, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे मिट्टी खोद के लानी पहले तो, कहीं से मिट्टी तो कुछ जगहों पे पहले तो फ्री भी मिल जाती, अब तो खैर खरीद के लानी पड़े। अच्छा, फिर उसे मिट्टी भिगोनी भी है, फोड़नी भी है, और फिर उसका गारा बनाना, ठीक है, गीली मिट्टी बनानी मतलब। फिर चाक पे, पहले चाक कैसे हुए थे, लकड़ी से घुमाने पड़े थे, ठीक है, यानी कि उसमें लेबर लगे थी। लेबर का मतलब यूँ नहीं कई सारे आदमी लगा रखे, एक ही आदमी जो हमारा कुम्हार है वही करे था, उसे घुमावे था और उस पर फिर मिट्टी के बर्तन बनावे था। अब क्या है, इलेक्ट्रिक चाक आ रहे, ठीक है, चाक जो पहिया हुए वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक में क्या हुआ है, बस बिजली से जुड़ा है उसके तार, ठीक है, पट्टा लगा दिया जा, पट्टा यानी कि बेल्ट, वो लगा दिया जा, उससे घूमता रहे और यहाँ पे मिट्टी रखे और बना ले जो भी बनाना हो, चुगे कुल्लो, ठीक है, वगैरह वगैरह, दिए वगैरह, ठीक है। इस तरीके से घड़ा बन गया। और घड़ा बनने के बाद फिर क्या होगा, उसे थिप्पा जाएगा, सुखाया जाएगा, और फिर आग में पकाया जाएगा, ठीक है। फिर उसे पकाने के बाद फिर उस पर कलर बनाए जाएंगे, ड्राइंग बनाई जाएगी, उसके बाद वो मार्केट में पेश किया जाएगा, ठीक है। जब कलर वगैरह कर दिए जाए तब उस पर लागत बन जा थोड़ी सी महंगी, ठीक है, 15 रुपये तो कह लो लागत। लागत का मतलब है जितना उसने एक मटके पर खर्च कर दिया, 15 रुपये खर्च कर दिए यूँ मान लो। अब जलाया तो जलाने में भी लगा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, मिट्टी भी खरीद के लाया, और भाई जब चाक चलाया बिजली से तो उस बिजली का भी खर्चा होगा, तो 15 रुपये उसकी लागत होगी। अब इससे ये कितने पे ही बेचे, ठीक है, वो बेचने वाली अलग कीमत होगी, ये लागत है, यानी कि 15 रुपये तो लगे ही उसके, 15 से कम में नहीं बेच सकता वो, मतलब बेचना चाहे तो बेच ले, अपने ही घट्टा करेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि 15 से ज़्यादा में बिके, ठीक है। किसी को बेचना हो तो वो यही बोलेगा कि 15 की तो भाई मेरी लागत ही है, तो 20 रुपये तो कम से कम दो, बाकी तो 50 रुपये मांग ले। क्यों, क्योंकि लोग तो घटवा पाएंगे, लोग तो बार्गेन हर चीज़ में करें, ठीक है। तो इस तरीके से लागत होगी कि 15 रुपये का उसका खर्चा आ गया टोटल। सेम इसी तरीके से ये बर्तन बनाए, इसमें भी किसी तरीके से खर्चा आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो लागत है एक नग की, ठीक है, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है, यानी कि उस दिन जितने भी बर्तन बनाए, मान लिया 100 बर्तन बनाए, ठीक है, और एक सेट की जो लागत आई वो 100 के दुगने से 3 ज़्यादा है। इसकी जो लागत है इसके दुगने से 3 ज़्यादा है, समझे क्या। देखो कैसे, जब से लिखेंगे तब और अच्छा समझ में आऊगा। मान लो मान लो
देखो दो चीज़ है इसमें, एक तो बर्तनों की संख्या और एक प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, देखो क्या करेंगे, मान लो सवाल नंबर 6, माना उस विशेष दिन कुल निर्मित बर्तनों की संख्या x है। मान लिया उस दिन जो बर्तन बनाए गए टोटल x बर्तन बनाए गए। ठीक है, अच्छा फिर क्या बताया गया, और जो एक सेट की कीमत थी, ठीक है, एक सेट की कीमत कितनी बताई, देखो तो प्रत्येक नग की कीमत निर्माण लागत, सॉरी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, वो कितनी होगी, उस दिन में जितने बर्तन बनाए x बनाए थे उसके दुगने से, x का दुगना कितना होगा 2x, उससे 3 ज़्यादा थी, और 3 ज़्यादा कितना होगा +3। प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगी x के दुगने से 3 ज़्यादा होगी। ठीक है जी, अच्छा यदि उस दिन की कुल लागत ही 90 रुपये थी, टोटल ही लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या मतलब है कि यदि हम इन दोनों की गुणा कर दें तो हमारा कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 की लिख दो, और 2x + 3 गुना x बराबर कितना 90। ठीक है, इसे ही हल कर दो आप। यहाँ से x का मान होगा, x क्या है, उस दिन में बने कुल बर्तनों की संख्या, एक तो यही निकालना हमें, और एक निकालना कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक यहाँ से निकाल देंगे x का मान रख के। ठीक है, तो 2x² + 3x बराबर 90, 2x² + 3x - 90 बराबर 0, इम्प्लाइज 90 दूनी 180, 180 के ऐसे खंड करो जिनमें 3 का अंतर हो। ठीक है, तो देखो 90 60 थी 180 होगी, लेकिन इनमें तो बहुत अंतर है भाई। ठीक है, और चलो 90 के पास 180 के पास में 60 सक गए, चलो 10 गुना 18 देखियो 180 हुए, लेकिन इनमें अंतर कितने का 8 का आ गया। ठीक है, ऐसे ही 15 गुना 12 हुए, 15 गुना 12 भी हमारा 180 हुए, और अंतर कितना है 3। अगर नहीं पता लग रहा कैसे आया, 180 के खंड कर दो आप, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब यहाँ से अलग अलग पेयर बना के देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक बार देख लिया, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 12 180, और 15 गुना 15 - 12 3, तो 2x² + 15 - 12 x - 90 बराबर 0, इम्प्लाइज 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0, इम्प्लाइज x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2x + 15 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आया 12 से 90 तो कटता नहीं भाई। ठीक है, 6 से कटे क्या 90, 6 से कटे 15 × 90, तो 6 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से बचा 2x माइनस, और यहाँ पे क्या बचा माइनस भी कॉमन ले रखा तो प्लस, और 15 बराबर 0। ठीक है, देखो उसके बाद जब इसे करेंगे 2x + 15 और x - 6 बराबर कितना 0, इम्प्लाइज
अब यहाँ से देखो, या तो हमारा क्या, या तो ये वाला खंड जीरो है या फिर ये वाला, यानी कि या तो 2x + 15 बराबर जीरो है या फिर x - 6 बराबर जीरो है। यहाँ से यदि हम x का मान निकाल लें, हल करके निकाल लेंगे तो -15/2 हो जाएगा, या फिर x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, x था क्या, कुल बर्तनों की संख्या, यानी कि एक दिन में कितने बर्तन बने। अब एक चीज़ देखो, बर्तन माइनस में भी बन सके क्या, कि -2 बर्तन बने, नहीं, हो ही नहीं सकता। यानी कि जितने बर्तन बने इतने ही और फोड़ दिए, माइनस में तो ये बात होगी और नुकसान कर दिया बर्तनों का। और बटे में भी नहीं बन सकते कि 7.5 बर्तन बने हैं, अब 4 घड़े बन गए और 5वें घड़े का बस मुंह बना, नीचे का बना ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बनना जाना। तो जो संख्या है वो बटे में नहीं आनी और माइनस में नहीं आनी, इनकी। ठीक है, तो x बराबर 6 यो संभव है, 6 बर्तन बने होंगे उस दिन। ठीक है, तो देखो अभी कुल बर्तनों की संख्या तो होगी x। ठीक है, यानी कि अतः उस विशेष दिन बने बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 + 3 15 रुपये है। समझे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अतः उस दिन बने कुल बर्तनों की संख्या 6 हैं और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी 2x + 3, x का हमें मान पता लग गया 6, 6 इसमें रख दो, 6 दूनी 12 + 3 15 रुपये। यहाँ ना रुपये का साइन लगाइयो, वो रुपये नहीं है, वो संख्या ही है, नीचे वाला रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उत्तर आ गया। ठीक है, सवाल नंबर 6 भी हल हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 भी पूरी हुई, कल करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, धन्यवाद।